गाइस अभी हमने सर्वाइकल कैंसर पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवेरियन कैंसर। देखो ओवेरियन कैंसर काफी अलग है सर्वाइकल कैंसर से। ओवेरियन कैंसर उतना कॉमन नहीं है सर्वाइकल कैंसर जैसा। सर्वाइकल कैंसर प्री इन्वेजिव स्टेजेस के साथ होता था, यहाँ पर कोई प्री इन्वेजिव स्टेजेस भी नहीं है। सर्वाइकल कैंसर का हमको कॉजेटिव एजेंट पता था, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पता था। यहाँ पर ओवेरियन कैंसर का हमें कोई ऑर्गेनिज्म पता नहीं है। मोस्टली इसके जो केसेस होते हैं वो स्पोरैडिक केसेस होते हैं, दैट टू विथ नॉन स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स। इसीलिए हम ओवेरियन कैंसर के लिए कोई भी टाइप का यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्लान ही नहीं करते। अगर फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को अगर ओवेरियन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, तभी जाके आपके स्क्रीनिंग का कोई रोल आता है। तो अगर हम यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नहीं कर रहे ओवेरियन कैंसर के लिए, तो ऐसी क्या कंप्लेंट होगी जो अगर कोई फीमेल आपके पास लेकर आती है तो आप वरी करोगे ओवेरियन कैंसर के लिए। तो वो ये कंप्लेंट होगी, अगर कोई फीमेल आती है विद एडनेक्सल मास, मतलब कोई भी मास फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज से एसोसिएटेड अगर होगा तो उसे हम कहते हैं एडनेक्सल मास। अगर कोई भी फीमेल आती है विद द हिस्ट्री विद द कंप्लेंट ऑफ एडनेक्सल मास, तो पहला जो आपके दिमाग में आएगा ना कि क्या ये मास जो है, एडनेक्सल मास जो है, क्या ये बिनाइन है, क्या ये मैलिग्नेंट है। तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए कि मोटा मोटा आपका बिनाइन एडनेक्सल मास कैसा दिखता है और मैलिग्नेंट एडनेक्सल मास कैसे दिखता है, मोटा मोटा आपको या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो बिनाइन एडनेक्सल मास होगा, पहली बात तो वो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल में दिखेगा, वो पेन के साथ आएगी फीमेल। मतलब एडनेक्सल मास तो होगा होगा, साथ में वो एडनेक्सल मास एसोसिएटेड होगा विद पेन। यूनिलैटरल होगा, मोर लाइकली मोस्टली यूजुअली हम देखते हैं कि बिनाइन एडनेक्सल मासेज जो होते हैं वो यूनिलैटरल होते हैं। एंड कंसिस्टेंसी में सिस्टिक होगा और साथ में टेंडर होगा। तो कुछ इस तरीके से हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे आपका बिनाइन एडनेक्सल मास होता है। लेकिन अगर वो मैलिग्नेंट एडनेक्सल मास है, तो पहली बात तो जो फीमेल उस मैलिग्नेंट एडनेक्सल मास को लेकर आएगी, मोस्ट लाइकली वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज की होगी। मतलब एक तो अडोलसेंट होगी या फिर पोस्ट मेनोपॉजल होगी। कोई पेन की हिस्ट्री नहीं होती उस मास के साथ, अगर वो मैलिग्नेंट है तो कोई पेन की हिस्ट्री नहीं होगी, या फिर बहुत शॉर्ट हिस्ट्री होगी, मतलब बहुत जल्दी से प्रोग्रेस हो चुका है। और मैलिग्नेंट एडनेक्सल मास मोस्ट प्रोबेबली आपके क्या होता है, बायलैटरल होता है। कंसिस्टेंसी में ये फर्म वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और नॉन टेंडर होता है। जैसे ये टेंडर थे, ये आपके नॉन टेंडर है। तो बेस्ड ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन मोटा मोटा आपको समझ गया कि ये मास जो है बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट है। लेकिन आपको मोटा मोटा ही पता चला है ना, आपको कंफर्म तो अब पता नहीं है कि ये बिनाइन बिनाइन मास है या मैलिग्नेंट मास है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन तो कुछ कराना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है एडनेक्सल मास के लिए, वो होता है आपका ट्रांसोजेनल अल्ट्रासाउंड। तो अब ट्रांसोजेनल अल्ट्रासाउंड पे अलग अलग इमेजेस आ सकती है। तो जो पहली इमेज आपको दिखा रहा है, ये आपके बेनाइंग मास की है। ओके, ये बेनाइंग मास की है ओवरी के अंदर। आप देख सकते हो कि पहली बात तो यूनिलैटरल है, एक ही साइड सिस्ट इन राइट ओवरी बोल रहे हैं तो यूनिलैटरल है। दूसरी चीज, आपको ये पूरा का पूरा ब्लैक दिख रहा है, मतलब क्या ये एन एक्विक एरिया है यूएसडी के ऊपर, जिसमें पूरा का पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो कोई लॉक्यूलेशंस है क्या इसके अंदर, कोई लॉक्यूलेशंस नहीं है, मतलब ये यूनिलॉक्यूलर है, पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, यूनिलैटरल है। तो ऐसे सिस्ट अगर किसी ओवरी में आपको दिखता है तो ऑलमोस्ट दे आर ऑलवेज बेनाइन। हमेशा ये मोस्टली क्या होता है, बेनाइन ही होता है। और यहां पर जो इस इमेज में दिखाया गया है ना, इट इज द मोस्ट कॉमन सिस्ट ऑफ द ओवरी, जो कि होता है आपका फॉलिकुलर सिस्ट। ये फॉलिकुलर सिस्ट बनता कैसे है, नॉर्मली आपका जो ग्राफाइन फॉलिकल होता है, जो आपका मैच्योर फॉलिकल होता है, वो 18 टू 20 mm की साइज पहुंचने पर रप्चर कर जाता है। लेकिन अगर ये 18 टू 20 mm की साइज पहुंचने पर भी रप्चर नहीं करता, तो फिर वो फॉलिकुलर सिस्ट बनाता है। ये मोस्ट कॉमन सिस्ट है आपके ओवरी का, ठीक है। एक तो ट्रांसोजेनल अल्ट्रासाउंड पे आपको ये दिख सकता है, या फिर आपको ट्रांसोजेनल अल्ट्रासाउंड पे ऐसा मैलिग्नेंट मास ऐसे दिखेगा। अब ये मैलिग्नेंट मास में पहली चीज तो आपको क्या दिख रही है, ये यूनिलॉक्यूलर है क्या, नहीं। यहां पर आपको सेप्टे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो सेप्टे है ये आपके थिक भी है, काफी थिक थिक सेप्टे है। आप अगर देखोगे, जो इस यूनिलॉक्यूलर कैविटी को मल्टीलॉक्यूलर बना देते हैं, ठीक है। जो सेप्टे है ये सॉलिड कंपोनेंट है, पूरा का पूरा एनेकोइक एरिया नहीं है, पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ नहीं है। जो सेप्टे है अंदर जो लॉक्यूलेशंस है वो सॉलिड कंपोनेंट से बने हुए हैं। दूसरी चीज, जो आपकी वैस्कुलरिटी है दैट टू इनसाइड द मास, वो इंक्रीज है। इंक्रीज वैस्कुलरिटी आप देख सकते हो डॉपलर के ऊपर, इनसाइड द मास। देखो नॉर्मली बाहर जो है ये तो इंक्रीज वैस्कुलरिटी आपको दिखेगी, क्योंकि नॉर्मली ओवरी आपका वैस्कुलर ही होता है, लेकिन मास के इनसाइड में भी आपको इंक्रीज वैस्कुलरिटी दिख रही है ऑन डॉपलर। और इंक्रीज वैस्कुलरिटी मतलब डॉपलर पे लो आ रहा है और लो पीआई दिखेगा। लो आ रहा है मतलब लो रेजिस्टिव इंडेक्स और लो पल्साटिलिटी इंडेक्स। फिर अगर मोर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की साइज है, आपको मास के जो सेप्टेशन है उनसे कुछ पैपुलरी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ओके। या फिर दिस adnexal mass is associated with ascites, और दिस adnexal mass is associated with matted bowel loops या फिर enlarged lymph nodes। ये सारे जितने मैंने पॉइंट्स बताए, ये होता है आपके हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी फॉर द एडनेक्सल मास।
मतलब अगर आपको यूएसजी पे ये सारे क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं, ओके, और इन कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है, देन दैट एडनेक्सल मास इज वेरी हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी। और जब भी किसी भी एज की फीमेल है, अगर उसमें ये हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी वाले फीचर्स प्रेजेंट है, तो आपका एक ही मैनेजमेंट होता है, और वो होता है सर्जरी। क्या होता है? एक ही मैनेजमेंट होता है, और वो होता है आपका सर्जरी। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ केसेस लेकर आता हूं मैं। पहला केस, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है, जो कि बिनाइन लुकिंग सिस्ट के साथ आ रही है ऑन यूएसजी। रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल मतलब ऑन एग्जामिनेशन हिस्ट्री हम बोलेंगे कि बिनाइन हो सकता है, बेनाइन लुकिंग सिस्ट ही है, तो आप कुछ नहीं करोगे, इनके अंदर फॉलो अप करवाओगे यूएसजी का 2 से 3 महीने के बाद। तो पहला केस तो हमने सॉल्व करवा दिया। मुझे बताइए कि कभी भी अगर बेनाइन लुकिंग सिस्ट आपको दिख रहा होगा यूएसजी के अंदर पहली बार, तो क्या आपको ओसीपीज प्रिस्क्राइब करनी है फीमेल को? बिल्कुल नहीं करती। नो रूटीन ओसीपी शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर बेनाइन लुकिंग सिस्ट ऑन यूएसजी। रूटीन ओसीपीज आपको तभी देनी है जब रिकरेंट सिस्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा। रिकरेंट सिस्ट फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा, अगर पहली बार ही सिस्ट बना है, तो ओसीपीज नहीं देनी रूटीनली। ठीक है? रिकरेंट सिस्ट फॉर्मेशन के केस में ओसीपीज देनी है। ओसीपीज क्या करती है? एनोवुलेशन करती है। तो एनोवुलेशन अगर होगा तो कोई ओवर रिलीज होगा नहीं, कोई ओवर रिलीज होगा नहीं तो कोई फॉलिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बेसिकली सिस्ट का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम ओसीपीज देते हैं रिकरेंट सिस्ट फॉर्मेशन के अंदर। दूसरा केस आपके पास लेकर आते हैं, किसी भी एज की फीमेल हो और वो हाई फीचर्स ऑफ मैलिग्नेंसी लेकर आ रही है यूएसजी के ऊपर, मतलब मल्टी सेप्टेट है, मल्टीलॉक्यूलर है, जो मास के इनसाइड वेस्कुलरिटी इंक्रीज है, साइज मोर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो एक ही मैनेजमेंट होगा आपका, दैट इज योर सर्जरी। मैलिग्नेंसी के फीचर्स आ गए, सर्जरी इज ओनली एंड ओनली द ट्रीटमेंट। ठीक है? फिर आपके पास कोई एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाली फीमेल आती है, लेकिन उसका जो मास है वो बेनाइन दिख रहा है। अब एक्सट्रीम्स ऑफ एज तो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये मैलिग्नेंट मास होगा, लेकिन मास तो आपका दिख बेनाइन रहा है। तो आप इस केस में क्या करोगे? आप बीच में अटक गए, तो आप कुछ नहीं करोगे। आपको क्या करना है? देखना कि अडोलसेंट फीमेल है या फिर पेरी एंड पोस्ट पोनोपॉजल फीमेल है। अगर अडोलसेंट फीमेल है, तो आपको इन 3 ट्यूमर मार्कर्स को चेक करना है, एचसीजी, एएफपी, एलडीएच। इन 3 ट्यूमर मार्कर्स को चेक करना है अगर अडोलसेंट फीमेल है तो। अगर पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, तो फिर आपको CA-125 इस ट्यूमर मार्कर के लेवल्स को चेक करना है। ठीक है? तो अब 3 केसेस तो हमने देख लिया। अब CA-125 के बारे में हम कुछ देखते हैं। यहां पर हम CA-125 किसके, किन फीमेल्स के अंदर चेक कर रहे हैं? पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर, मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एज के अंदर हम CA-125 को चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो CA-125 ये ट्यूमर मार्कर है, ये बहुत खराब ट्यूमर मार्कर है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। इसीलिए CA-125 को हम कभी भी यूज नहीं करते एज ट्यूमर मार्कर इन द रिप्रोडक्टिव एज। रीजन क्या है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर ये नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। क्या है? नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। मैलिग्नेंसी के तो ये अंदर इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ में बहुत सारी बिनाइन कंडीशन है जिसमें ये CA-25 जो है 125 बड़ा हुआ दिखेगा, इसलिए बहुत ही नॉन स्पेसिफिक मार्कर है रिप्रोडक्टिव एज के लिए। नॉर्मली इसका जो वैल्यू होता है वो लेस देन 35 यूनिट्स होता है CA-125 का, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस है, बेनाइन कंडीशंस है, जिसमें इसकी इंक्रीज वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज, मेंसेस, जेनाइटल टीबी एंड आइटिस, मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ एनी एब्डोमिनल ऑर्गन। अगर ये कौन सी भी बिनाइन कंडीशन प्रेजेंट हो, तो आपको CA-125 के जो है इंक्रीज नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ CA-125 इन रिप्रोडक्टिव एज इज हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी। वैसे रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो हम रूटीनली CA-125 तो करते ही नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मान लीजिए कर भी लिया, तो कितना ज्यादा CA-125 प्रेजेंट रहेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि इट इज हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी। तो उसका आंसर होता है मोर देन 200 यूनिट्स। नॉर्मल वैल्यू होती है लेस देन 35 यूनिट्स, लेकिन अगर इसकी वैल्यू मोर देन 200 यूनिट्स है, देन इट इज हाई रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी फॉर रिप्रोडक्टिव एज फीमेल आल्सो। ठीक है? फिर हम चौथा केस आपके पास लेकर आते हैं। एक प्रेग्नेंट फीमेल है विथ ओवेरियन मास इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है, ओवेरियन मास के साथ कोई फीमेल आती है, क्या करोगे मैनेजमेंट में? अगर पहले ट्राइमेस्टर में आती है तो कुछ मत करो भाई, पहले ट्राइमेस्टर में आ रही है तो कुछ मत करो, फॉलो अप करो आफ्टर 12 वीक्स विथ रिपीट यूएसजी। 12 हफ्तों तक कुछ मत करो, 12 हफ्तों के बाद जो है रिपीट यूएसजी करवाओ, अगर पहले ट्राइमेस्टर में आ रही है तो। क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली ये जो मास होगा ना, ये कॉर्पस लुटियम होगा, और कॉर्पस लुटियम जो है 12 हफ्तों के बाद ही रिग्रेस करता है, तो 12 हफ्तों तक कुछ नहीं करना, उसके बाद रिपीट करना यूएसजी। दूसरी चीज, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आपकी फीमेल आती है, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में आती है, तो कोई भी हाई रिस्क यूएसजी फीचर अगर आपको दिख रहा है, अगर कोई भी हाई रिस्क यूएसजी फीचर दिख रहा है, या फिर जो आपकी फीमेल है ये एक्यूट एब्डोमेन की तरह प्रेजेंट कर रही है, या फिर जो ओवेरियन मास है ये मोर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की साइज का है, तो इन तीनों ही कंडीशंस में आपको करनी है सर्जरी।
अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में इन तीनों में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट हो तो फिर आपको क्या करनी है? सर्जरी। ठीक है। अब आपको ये बताया कि दिस कैन एक्यूट दिस एब्डोमिनल मास कैन प्रेजेंट एज एक्यूट एब्डोमेन। कब? अगर ये एब्डोमिनल मास जो है, ये आपका जो एडनेक्सल मास जो है, सॉरी एब्डोमिनल नहीं, एडनेक्सल मास जो है टॉर्जन के अंदर चला जाए या फिर रप्चर कर जाए, देन इट विल प्रेजेंट एज एक्यूट एब्डोमेन। और याद रखें कि सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है ना, ये सेफेस्ट टाइम होता है टू ऑपरेट, इसलिए इसके अंदर इन तीनों इंडिकेशंस के लिए हम क्या कर देते हैं? डायरेक्टली सर्जरी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। देखो, सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री हम तब मानते हैं जब वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के साथ हो। जब वो किसके साथ हो? फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के साथ हो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर किसी फैमिली के अंदर फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स चल रहे हैं, अगर किसी फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स चल रहे हैं किसी फैमिली के अंदर, तो आप देखोगे कि जो कैंसर का नॉर्मल एज है जिस पर वो पीक करता है, ओके, उससे एक डिकेड पहले जो है आपका कैंसर हो जाता है लोगों को। नॉर्मली ओवेरियन कैंसर अगर 60 टू 70 की एज में होता है, तो इन फैमिलियल कैंसर सिंड्रोम्स के अंदर जो कैंसर है ये 50 की उम्र में हो जाएगा, एक डिकेड पहले। फिर मैनेजमेंट क्या है अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो? अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो मतलब आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ऑलरेडी वो कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवेरियन कैंसर, तो क्या करना है? तो पहली बात तो आप जेनेटिक टेस्टिंग को एडवाइस करोगे। क्या करोगे? जेनेटिक टेस्टिंग को एडवाइस करोगे। अब जेनेटिक टेस्टिंग में दो चीजें आ सकती है, एक तो बरका 1 2 पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है, दोनों के लिए मैनेजमेंट अलग है। अगर बरका 1 2 पॉजिटिव आता है, अगर बरका 1 2 पॉजिटिव आता है, तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे? उस फीमेल को आप एडवाइस करोगे प्रोफाइलैक्टिक रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी एडवाइस करोगे, दैट इज बायलैटरल साल्पिंगो ऊफेरेक्टोमी। और ये कब करनी है? ये बियॉन्ड 35 ईयर करनी है, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। ओके। अगर बरका 1 2 पॉजिटिव है तो प्रोफाइलैक्टिकली आप सजेस्ट करोगे कि एक रिस्क रिड्यूसिंग सर्जरी कर लीजिए, बायलैटरल साल्पिंगो ऊफेरेक्टोमी कर लीजिए, बियॉन्ड 35 ईयर्स करना, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर ये बरका 1 2 नेगेटिव है, तो फिर आपको जो है कोई सर्जरी नहीं एडवाइस करनी, आपको बोलना है कि हाँ ठीक है, फैमिली हिस्ट्री जरूर पॉजिटिव है आपकी, लेकिन बरका 1 2 नेगेटिव है ना, तो सिर्फ स्क्रीनिंग करते रहो हर साल, ट्रांसोजनल अल्ट्रासाउंड करते रहो और CA 125 के लेवल चेक करते रहो एनुअली। अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा अगर कैंसर होना है तो। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ओवेरियन कैंसर आर फैमिलियल। तो कितने परसेंटेज ऑफ कैंसर से जो आपके फैमिलियल होते हैं? तो 10% ऑफ ओवेरियन कैंसर जो होते हैं वो फैमिलियल होता है। अब ट्रांसओजाइनल अल्ट्रासाउंड पर जो आपके पास देखो बायराइड्स होता था ना ब्रेस्ट के लिए, वैसे ही आपके ट्रांसओजाइनल अल्ट्रासाउंड पे जो फाइंडिंग्स होती है उसके बेसिस पर हमने ओवेरियन कैंसर के लिए बना दिया ओरैड्स, जो बताता है आपके रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी फॉर द एडनेक्सल मासेस। तो बड़ा सिंपल है ओरैड, ज्यादा कुछ इसमें याद रखने का है नहीं। ओरैड 1 अगर है तो एक तो नॉर्मल ओवरी है या फिर फॉलिकुलर सिस्ट है विथ नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। ओरैड 1 अगर है तो नॉर्मल ओवरी है या फिर फॉलिकुलर सिस्ट है विथ नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। ओरैड 2 के अंदर क्या आएगा? ओरैड 2 के अंदर आएंगे मासेस विथ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस विथ लेस देन 10 सेंटीमीटर साइज। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ओरैड 2 के अंदर क्या आएंगे? मासेस विथ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस विथ लेस देन 10 सेंटीमीटर साइज। और ये है आपके मासेस विथ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस, इनको हमने पढ़ा हुआ है अलग अलग जगह पर। जैसे एंडोमेट्रियोमा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है? होमोजेनस इंटरनल इकोज, आल्सो नोन एज ग्राउंड ग्लॉस अपीयरेंस। दूसरा हिमोरेजिक सिस्ट, इसका कैसा अपीयरेंस होता है? रेटिकुलर फिश नेट अपीयरेंस। इसके मैनेजमेंट में वेट एंड वॉच करते हैं। हाइड्रोसाल्पिंग्स, हाइड्रोसाल्पिंग्स का शेप क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है इसका, रिटॉर्ट शेप होता है। डर्मोइड सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट में आपको पूरे सिस्ट के अंदर कैल्सिफिकेशन दिखता है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, डिफ्यूज्ड कैल्सिफिकेशन नहीं होता, थ्रू आउट द मास कैल्सिफिकेशन नहीं होता। डर्मोइड में कैल्सिफिकेशन प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट में। तो ये सारे हैं मासेस विथ कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस विथ लेस देन 10 सेंटीमीटर साइज, ये आ जाते हैं आपके ओरैड 2 के अंदर। ठीक है ना? और ओरैड 2 के अंदर जो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी होती है इट इज लेस देन 1%। फिर हम ओरैड 3 की बात करते हैं, तो ओरैड 2 के अंदर ये जो मासेस आए विद कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस, यही मासेस आपके आ जाएंगे ओरैड 3 के अंदर भी, सेम मासेस विद कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस आएंगे, लेकिन इनका साइज मोर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन इनका जो साइज रहेगा वो मोर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रहेगा। इस ओरैड 3 के अंदर जो रिस्क ऑफ कैंसर रहेगा इट विल बी मोर देन 1% बट लेस देन 10%। ओरैड 4 के अंदर जो आपका रिस्क रहेगा इट विल बी 10% बट लेस देन 50%, और ओरैड 5 के अंदर इट विल बी मोर देन 50%। तो परसेंटेजेस तो आप यहां पर यहां से याद कर सकते हो। और ओरैड 4 एंड 5 के अंदर आप याद रखें कि दे हैव हाई रिस्क फीचर्स ऑन यूएसजी, जो मैंने पहले बताया था ना, मल्टी सेप्टेट, सेप्टेट ठीक होता है, यूएसजी डॉपलर पे आपको जो है रेजिस्टिविटी इंडेक्स और पल्साटिलिटी इंडेक्स दोनों कम देखने को मिलते हैं, असाइटिस के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो वैसे हाई रिस्क फीचर्स अगर आपको यूएसजी पे दिख रहे हैं तो ओरैड 4 या फिर 5 के अंदर आ जाएगा।
तो ये मैंने आपको जो है रिवीजन के लिए बनाया है कि ओरैड 1 मतलब नॉर्मल फॉलिकुलर सिस्ट, ओरैड 2 मतलब लेस देन 1% चांस ऑफ मैलिग्नेंसी, ओरैड 3 1 to 10% रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, ओरैड 4 10 to 50% ऑफ मैलिग्नेंसी, ओरैड 5 मोर देन 50% ऑफ मैलिग्नेंसी। तो अब मोस्टली हमने ओरैड भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि ये ओवेरियन कैंसर के भाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होता है। तो पहले तो 3 स्टेट में आपको बता देता हूं। हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट जो पॉसिबल है फिजियोलॉजिकली, पहला नलीपैरिटी, इनफर्टिलिटी एंड अर्ली मेनार्क लेट मेनोपॉज। ये क्या है आपके हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट है। नलीपैरिटी, इनफर्टिलिटी, अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज, इन सब के अंदर आपको ओवेरियन कैंसर क्या, ओवेरियन कैंसर के ये क्या हो जाएंगे, रिस्क फैक्टर्स बन जाएंगे। साथ में एंडोमेट्रियोसिस, देखो एंडोमेट्रियोसिस जो है ये आपके एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ओके, किसके ये रिस्क को इंक्रीज कर देता है, एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर के रिस्क को जो है इंक्रीज कर देता है। एंड मोस्टली जिस कैंसर की ये रिस्क इंक्रीज करते हैं दैट इज क्लियर सेल कार्सिनोमा फॉलोड बाय एंडोमेट्रियोइड। ठीक है। फिर अर्ली मेनार्क एंड लेट मेनोपॉज ये तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी ये आपका स्मोकिंग जो होता है, स्मोकिंग भी आपका एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर का के लिए ही रिस्क फैक्टर है, दैट इज योर म्यूसिनस ओवेरियन कैंसर। अगर म्यूसिनियस ओवेरियन कैंसर है तो उसी के लिए आपका जो स्मोकिंग है ये एक रिस्क फैक्टर है, बाकी के ओवेरियन कैंसर के लिए नहीं है। पीसीओएस दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये भी एक इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ दी ओवेरियन कैंसर, लेकिन ये इनकंक्लूसिव है। मतलब इस पे ज्यादा अभी तक डायरेक्ट एसोसिएशन मिला नहीं है, लेकिन पीसीओएस को भी आप एज रिस्क फैक्टर याद रखिए। बाकी दो चीजें जिसके बारे में आपको याद रखनी है, पोस्ट मेनोपॉजल एचआरटी एंड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये दोनों के दोनों रिस्क फैक्टर नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, ये दोनों के दोनों आपके रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं है। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से है, आपका नली पैरिटी अगर रिस्क फैक्टर, तो यहां पर पैरिटी ऑफ 1 भी अगर रहेगा तो इट विल बी प्रोटेक्टिव फैक्टर। ओसीपी जो होते हैं वो रिस्क को डिक्रीज कर देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। साथ में ब्रेस्ट फीडिंग, एक आपकी प्रोफाइलेक्टिकली सर्जरी जो आप कर रहे थे दैट इज बायलैटरल साल्पिंगो ओफरेक्टोमी इन बरका 1 2 पॉजिटिव, वो आपकी बीएसओ जो सर्जरी होती है वो भी प्रोटेक्टिव होती है। ट्यूबल लाइगेशन या फिर साल्पिंजेक्टोमी, क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़े बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि ओवेरियन कैंसर जो है वो अराइज करते हैं फ्रॉम ट्यूब्स ओनली, फैलोपियन ट्यूब्स ओनली। तो अगर ट्यूबल लाइगेशन कर दोगे, साल्पिंजेक्टोमी कर दोगे तो ये प्रोटेक्टिव ही रहेगा। साथ में हिस्टेरेक्टोमी, आपका एंड का काम होता है, ये भी प्रोटेक्टिव होता है फॉर दी ओवेरियन कैंसर्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कौन से जीन म्यूटेशंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फैमिलियल कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो वो होते हैं आपके बरका 1 फॉलोड बाय बरका 2 फॉलोड बाय एचएनपीसीसी। एचएनपीसीसी में आपके एमएलएच1 जीन, एमएसडी2 ये जीन आपके इन्वॉल्व होता है। तो ये भी आपके बेसिकली रिस्क फैक्टर्स ही हो जाएंगे फॉर दी फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर, फैमिलियल ओवेरियन कैंसर, दोनों के लिए। ठीक है। अगले लेक्चर में हम बेसिकली आपके ओवेरियन कैंसर के एक डब्ल्यूएचओ के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट कर देंगे ओवेरियन कैंसर को अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।